हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि जीएसजी के एलटी ग्रेड का जो हमारी ये श्रृंखला चल रही थी, जिसमें कल हम लोगों ने 45 क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज आगे के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप सो वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये क्वेश्चन कल का डिस्कशन क्वेश्चन है, ये कल डिस्कस हो गया था। आज हमें यहाँ से पढ़ना है। पहला है कथन और कारक दिया हुआ है। कथन दिया है, स्तनियों में श्वसन के लिए हीमोग्लोबिन व हीमोसानिन आवश्यक है। दूसरा है, श्वसीय रंजक शरीर की कोशिकाओं व ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाने में सहायक है। इसका आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर है। आर जो है वो सही है। स्तनियों में श्वसन के लिए हीमोग्लोबिन व हीमोसानिन आवश्यक नहीं है। हीमोग्लोबिन है परंतु हीमोसानिन नहीं है। ठीक है। श्वसीय रंजक शरीर की कोशिकाओं व ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाने में सहायक होता है। ये बिल्कुल सही बात है। आर गलत, ए गलत है, आर बिल्कुल सही है। हमारे इसी चैनल पे आपको एलटी ग्रेड के लिए जूलॉजी और बॉटनी, जिसे आप बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूथ पब्लिकेशन के बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। आप उन्हें भी जरूर देखें। स्तनियों में श्वसन के लिए हीमोग्लोबिन व हीमोसानिन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि स्तनियों में श्वसन हेतु हीमोसानिन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। हीमोसानिन तांबे से युक्त श्वसन वर्णक है जो मोलस्क और आर्थ्रोपोड में पाया जाता है। श्वसीय रंजक शरीर की कोशिकाओं व ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाने में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है? फास्फोरस 31, ट्राइटियम, रेडियम या कार्बन 14? किसका जो है जीवाश्म की आयु निकालने के लिए किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा कार्बन 14। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कार्बन 14 विधि का उपयोग जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आर्गन विधि का उपयोग जीवित निर्जीव पदार्थों की आयु निकालने के लिए किया जाता है। अगर पूछा जाए निर्जीव पदार्थों की आयु निकालने के लिए किसका यूज किया जाएगा, तो पोटेशियम आर्गन विधि का, और जीवित जीवाश्म की आयु निकालने के लिए कार्बन डेटिंग या फिर कार्बन 14 का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, धवन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण, अपवहन, उत्क्रमण, प्रासरण या फिर विस्तरण? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अपकेंद्रीकरण। धावन मशीन क्या है, जिसे आप वॉशिंग मशीन के नाम से जानते हैं। वॉशिंग मशीन हो गया, आपका मिक्सर मशीन हो गया, ये सब अपकेंद्रीकरण के बल पर जो है कार्य करते हैं। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, तो अपकेंद्रीय बल वह बल होता है जो अविकेंद्रीय बल के विपरीत की तरफ बल लगाता है। यानी कि जब आप वॉशिंग मशीन को चलते देखे होंगे तो कपड़ा जो है बाहर की तरफ ऐसे फेंकता है, ऐसे फेंकता है। इसी को अपकेंद्रीकरण बल कहते हैं। ठीक है। अपकेंद्रीय जो बल है, जो सेंटर वाला फोर्स है, जो सेंटर में है, उसके विपरीत बल लगाता है। इसी को अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। इसके अंतर्गत दूध से मक्खन निकालना, कपड़े धोने की मशीन, मिक्सर मशीन, ये सारी चीज़ें जो है अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती हैं। गुर्दे के खराब होने तक रक्त शोधन हेतु जो विधि का यूज किया जाता है, उसे अपवहन विधि का यूज किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किरणें जैसे औरक्त, परावैंगनी, गामा और सूक्ष्म तरंग घटती हुई तरंग दैर्ध्य के आधार पर लगाइए। इसको आपको घटते हुए तरंग दैर्ध्य यानी सबसे बड़ा किसका है, फिर उससे छोटा किसका, उससे छोटा, उससे छोटा किसका है। तो इसमें जो सबसे दिख रहा है, सबसे छोटा तो गामा का है, यानी 3 आपको लास्ट में इसमें और इसमें दिख रहा है। और देख लेते हैं उसके बाद इसमें से अगर सबसे बड़ा देखें किसका है, तो सूक्ष्म तरंगों का सबसे बड़ा है, यानी 4 एक नंबर पे केवल ऑप्शन ए में दिख रहा है सबसे बड़ा सूक्ष्म तरंग, औरक्त, फिर परावैंगनी, फिर गामा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। ये घटते हुए तरंग दैर्ध्यों के आधार पे है। यहाँ पे उनके तरंग दैर्ध्य भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नत्रजनीय जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? कवक, मॉश, नील हरित शैवाल या फिर आवृत्त बीजी? यानी कि नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में किसका यूज किया जाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में। सही जवाब हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर जिसे नीला हरा शैवाल कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी को नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में यूज किया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करता है। इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। इसका उपयोग धान की फसल में किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले में पौधा दिया है, दूसरे में उसका उपयोग दिया है। ब्राह्मी, सदाबहार, पुदीना और तुलसी। अगर आपने किसी के बारे में नहीं सुना होगा तो इसमें से पुदीना के बारे में तो सुना ही होगा कि पुदीना जो है ये किस काम में आता है। ब्राह्मी के बारे में सुना होगा, मस्तिष्क का टॉनिक है, लोग इसका सिरप भी पीते हैं। यानी कि ब्राह्मी का अगर आप मस्तिष्क का टॉनिक से मैच करेंगे, 1 का 4 आपको ऑप्शन किस में दिख रहा है? 1 का 4 केवल ऑप्शन बी में ही दिख रहा है। ठीक है।
सदाबहार मधुमेह दूर करने के लिए, पुदीना वातहर है, और जो तुलसी है ये कपोत्सारक है, यानी कफ का जो है कफ को ख़त्म करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ब्राह्मी मस्तिष्क का टॉनिक, सदाबहार मधुमेह दूर करने वाला, पुदीना वातहर यानी पेट के गैस को दूर करता है, वात को हर दूर करता है, और तुलसी जो होता है ये कपोत्सारक है यानी कफ को दूर करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषित की नहीं है? लॉगिन, मॉडेम, पासवर्ड या पिनाका? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पिनाका। लॉगिन, मॉडेम तथा पासवर्ड शब्द सूचना प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर से संबंधित है, जबकि पिनाका क्या है? तो ये एक प्रकार का मिसाइल है या एक ऐसी युक्ति है जो इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करने हेतु, मॉडेम जो है ये इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, बाकी लॉगिन आप जानते होंगे कि मेल वगैरह को लॉगिन किया जाता है, पासवर्ड डाला जाता है, लेकिन पिनाका जो है ये एक मिसाइल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले में INS शक्ति, इनसेट 1D, अग्नि और निशांत, इसको आपको मैच करना है कि किसका नाम क्या है। ठीक है, अग्नि, आप सभी ने अग्नि के बारे में तो सुना ही होगा। अग्नि क्या है? अग्नि जो है ये प्राक्षेपिक मिसाइल है, इसके बारे में कौन नहीं जानता है। उसके बाद INS शक्ति, INS शक्ति क्या है? तो INS शक्ति एक पनडुब्बी है। ठीक है, इनसेट 1D क्या है? तो ये भूस्थैतिक उपग्रह है। और निशांत क्या है? तो निशांत जो है पायलट विहीन लड़ाकू विमान है। यानी कि एक का एक आपको ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसके अलावा देख लें, यानी कि ये दोनों गलत हो जाएगा। इनसेट डी क्या है? इनसेट डी भूस्थैतिक उपग्रह है। 2 का 3 आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी ही आपका सही जवाब हो जाएगा। INS शक्ति पनडुब्बी है, इनसेट 1D भूस्थैतिक उपग्रह है, अग्नि प्राक्षेपिक मिसाइल है, और निशांत पायलट विहीन लड़ाकू विमान है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष उड़ान में खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है? नॉस्टॉक, कोलेरा, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा, ये सारे एल्गी के नाम दिए हुए हैं। एल्गी के बारे में बहुत अच्छा सा हम लोग जूलॉजी के वीडियो में, बॉटनी के बहुत अच्छे से सारे एल्गी के बारे में और उससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, खाद्य युक्त जो प्रयोग होता है खाने के लिए अंतरिक्ष उड़ानों में, अंतरिक्ष यात्री जो जिस एल्गी का यूज करते हैं उसे कोलेरा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री अपना भोजन पेस्ट के रूप में निगलते हैं, कोई भी पेय पदार्थ ट्यूब के माध्यम से ग्रहण करते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति होती है वो न्यून होती है, यानी कि कम होती है या होती ही नहीं है। ठीक है, और जो वो जिस एल्गी को अपने साथ भोजन के रूप में ले जाते हैं उसका नाम कोलेरा है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के तरल कोड को भिन्न चंद्रमा का क्रोड है। पृथ्वी के तरल कोड से भिन्न चंद्रमा का क्रोड है, कैसा है? तो ठोस है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी के तरल कोड से भिन्न चंद्रमा का कोड जो है क्रोड वो ठोस है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र और सौर प्रणाली का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से ही मानी जाती है। चंद्रमा पर 20 जुलाई 1969 में अपोलो 2 मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान जो है उतारा गया था। चंद्रमा भूकंपीय दृष्टि से निष्क्रिय है, इसका मेंटल ठोस है तथा दृढ़ है। चंद्रमा पर पृथ्वी सदृश वायुमंडल नहीं है, यानी कि पृथ्वी के समान जो है वायुमंडल चंद्रमा पर नहीं है, लेकिन पृथ्वी का तरल कोड से भिन्न है, चंद्रमा का कोड जो है वो ठोस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातुएं हैं। तो क्लोरोफिल में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ये आप सभी को पता होगा। आयरन आपको 1-2 जगह मिल गया, जबकि क्लोरोफिल में कोबाल्ट नहीं मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन बी ही आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में मैग्नीशियम और आयरन, यानी कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में आयरन जो है वो पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल एक हरे रंग का पिगमेंट होता है जो पेड़ पौधों को सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने में मदद करता है। वहीं अगर बात करें हीमोग्लोबिन की, तो ये सभी स्तनधारियों में पाया जाता है और इस आयरन की प्रेजेंस की वजह से इसमें हीम नामक प्रोटीन भी पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का जो रंग है वो लाल होता है। और आयरन रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा का भी निर्धारण करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रौद्योगिकी अंतरण योजना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसे इसरो कहते हैं, इसने प्रारंभ की थी? रेशा कांच टेक्नोलॉजी, हृदय शल्य क्रिया के दौरान रक्तचाप के अनुसरण हेतु दाब ट्रांसड्यूसर,
विद्युत से लगी आग बुझाने के लिए अल्फेस पाउडर कंप्यूटर हार्डवेयर, कौन सी वह योजना है जो इसरो के द्वारा चालू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। रेसा कांच टेक्नोलॉजी और हृदय शल्य क्रिया के दौरान रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के अनुसरण हेतु दाब ट्रांसड्यूसर जो है, ये दोनों इसरो के द्वारा चालू किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 में। प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे, इनकी अध्यक्षता में इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान संगठन के नाम से जाना जाता है। प्रौद्योगिक अंतरण योजना के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रेसा कांच टेक्नोलॉजी के अलावा हृदय शल्य क्रिया के दौरान रक्तचाप के अनुसरण हेतु दाब ट्रांसड्यूसर प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, असुमिलित जोड़े की पहचान करिए, यानी कि तीन यहाँ पे सही है, एक जो है वो गलत दिया हुआ है, उसी गलत को आपको खोज के निकालना है। पहला है इटाई इटाई रोग, कैडमियम प्रदूषण, बिल्कुल सही बात है, इटाई इटाई कैडमियम के कारण होता है। मिनी माता पारा के कारण होता है, बिल्कुल सही बात है। नॉक नी रोग सीसा प्रदूषण से नहीं होता, यही आपका गलत है। जबकि ब्लू बेबी सिंड्रोम ये नाइट्रेट प्रदूषण के कारण होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर नॉक नी रोग सीसा के कारण नहीं होता तो किसके कारण होता है? तो नॉक नी रोग जो है ये फ्लोराइड के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण? फ्लोराइड के कारण। ठीक है, ऑप्शन सी इसका गलत जवाब हो जाएगा, और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा क्योंकि पूछा कौन सा इसमें से असुमेलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 21 वर्षों से चल रहे गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए जिस देश ने एक ऐतिहासिक समझौता विद्रोहियों से किया वह है अंगोला, सूडान, तंजानिया या फिर जाम्बिया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सूडान। 1983 से 2005 तक 21 वर्ष से चल रहे गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए सूडान ने एक ऐतिहासिक समझौता 9 जनवरी 2005 को विद्रोहियों से किया था। सूडान अफ्रीका महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी खार्तूम है। इस समझौते के पश्चात सूडान 2 भिन्न देशों में बंट गया, एक नया देश दक्षिणी सूडान बनकर आया। ठीक, यहाँ से सूडान से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूडान की राजधानी क्या है? सूडान की राजधानी जो है वो खार्तूम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रमंडल में फिर से सम्मिलित हुआ? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पाकिस्तान जो है ये राष्ट्रमंडल में फिर से सम्मिलित हुआ। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इनकी स्थापना लंदन घोषणा पत्र के पश्चात 1949 में हुई थी। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्यों की संख्या 54 है, यानी 54 है। राष्ट्रमंडल का सर्वाधिक प्रभावशाली अंग राष्ट्रमंडलीय शासना अध्यक्षों का सम्मेलन है। कुछ दिन राष्ट्रमंडल से अलग होने के बाद पाकिस्तान पुनः राष्ट्रमंडल में शामिल हो गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2005 पुरुष एकल के विजेता कौन थे? ये उस समय करंट का क्वेश्चन था, इसका जवाब था मराट सॉफिन। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 पूछ लिया जाए तो इसके विजेता राफेल नडाल थे जो स्पेन से थे। ठीक है, ऑप्शन सी उस समय के हिसाब से सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल एथेंस ओलंपिक 2004 में पहली बार खेला गया? सही जवाब ऑप्शन डी महिला कुश्ती 2004 में पहली बार खेला गया था। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2005 को वर्ष घोषित किया। सही जवाब भौतिकी का। अब आपके लिए जो होमवर्क क्वेश्चन है वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि 2025 को किसका वर्ष घोषित किया गया। कैमल है, मिलेट है, किसका वर्ष जो है घोषित किया गया है? ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाएगा तो 2024 और 2025 को किस चीज़ का वर्ष घोषित गया है, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। बाकी संयुक्त राष्ट्र जिसे यूनाइटेड नेशन के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और इसी दिन से 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी तो इसके सदस्य में केवल 51 देश जो थे वो शामिल थे। अगला क्वेश्चन, क्यात निम्नलिखित में से किस देश का सिक्का है? तो क्यात जो है ये म्यांमार का सिक्का है। म्यांमार की राजधानी न्यायपीडा है और यहाँ का सिक्का, यहाँ की मुद्रा जो है वो क्यात है। म्यांमार, न्यायपीडा, क्यात। ठीक, इज़राइल की राजधानी क्या है और यहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है? ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख दीजिएगा क्योंकि इज़राइल इस समय जो है लड़ाई की वजह से चर्चा में है और यहाँ से क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन,
सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले में मैग्सेसे पुरस्कार 2004 है और दूसरे में उपयोगकर्ता दिया हुआ है। मैग्सेसे पुरस्कार 2004 से अब आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इसका जवाब हम लोग बस देख लेते हैं कि इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मैग्सेसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष देश के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में 1958 से प्रदान किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है। ये फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। बाकी अब अगर आपसे पूछेगा तो 2024-25 में इसके विजेता के बारे में पूछेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2008 में 29 ओलंपिक खेल आयोजित होंगे। ऑप्शन ए बीजिंग में, ये 2008 का था। वर्तमान में 2021 में टोक्यो में ओलंपिक हुआ। ओलंपिक जो है कहाँ पे आयोजित हुआ? टोक्यो में ओलंपिक हुआ, मतलब आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रथम स्वदेशी तकनीक से संकलित T-90S युद्धक टैंक को नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? भीष्म नाम दिया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो प्रथम स्वदेशी तकनीक से बना हुआ टैंक था उसका नाम भीष्म रखा गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा लिखित कविता संग्रह का शीर्षक एक टुकड़ा धरती एक टुकड़ा आसमान, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप। ये हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया है। विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा एक टुकड़ा धरती एक टुकड़ा आसमान, यह जो है कविता का संग्रह का शीर्षक जो है वो लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? जीवाश्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। इस पार्क का नाम राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान दुधवा है, जो डिंडौली जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश में और बहुत सारे टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क हैं। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में उनका नाम हमें बता सकते हैं, जैसे पन्ना, पेंच, ये सब, ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल कहाँ है? सही जवाब ऑप्शन डी नागार्जुन। राजस्थान के जोधपुर निवासी कैलाश सांखाल के नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में स्टार्ट हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था। इसी में चीता को जो है संरक्षण प्रदान किया गया था। सांखाल को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम कैलाश सांखला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सैलम जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर है। अगर आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, जैसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया, वाटर मैन ऑफ इंडिया और ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, इसका जवाब अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब देंगे तो आपके क्वेश्चन को पर्सनली मेरे द्वारा रिप्लाई किया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपके आंसर को दिखाकर आपको प्रोत्साहित भी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे, मतलब अकबर के शासनकाल में कौन कौन से गायक थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तानसेन, हरिदास और सूरदास। तीनों ही जो थे अकबर के शासनकाल में 9 रत्नों में शामिल थे। अकबर के शासनकाल में 9 रत्न उनके राज्य को सुशोभित करते थे। अकबर संगीत को बहुत ज़्यादा मदद करते थे, मतलब महत्व देते थे। उनके शासनकाल में ध्रुपद गायकों में तानसेन, हरिदास, सूरदास, बैजू बावरा, गोपाल आदि शामिल थे। अकबर ने संगीतों को राजाश्रय भी प्रदान किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बिलास खान ये अकबर के टाइम में नहीं थे। अगला क्वेश्चन, मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है कि मोपला विद्रोह जो है वो कब हुआ था। तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। ये हुआ कहाँ था? तो मोपला विद्रोह जो है ये मालाबार क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। 8वीं तथा 9वीं शताब्दी में अरब मूल के कुछ लोग केरल राज्य के मालाबार क्षेत्र में आकर बस गए थे। इन्हें ही मोपला की संज्ञा प्रदान की गई। ये लोग मुसलमान कृषक थे। 1921 में मोपलाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का समर्थन गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शौकत अली आदि सब ने किया था। 1921 वही दौर था जब 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था और उसी समय 1921 में मोपला विद्रोह हो गया। तो उस समय जो असहयोग आंदोलन के सक्रिय नेता थे उन सभी ने इनका जो है सहयोग किया हुआ था। ये थे कौन मोपला? तो ये बाहर से बसे हुए मुसलमान कृषक थे। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले में लेखक दिया है, दूसरे में उनकी पुस्तक दिया है, यानी किसके द्वारा कौन सी पुस्तक जो है वो लिखी गई है। पहला दिया है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का क्या नाम है? तो राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम इंडिया डिवाइडेड है।
बहुत ज़्यादा फेमस पुस्तक है। यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन से मतलब 4 ऑप्शन से 4 क्वेश्चन अलग अलग भी मिल सकता है। इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? तो ये राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। दिलीप मुखर्जी ने कौन सी बुक लिखी? तो टेररिस्ट नाम की जो बुक है, टेररिस्ट, ये दिलीप मुखर्जी के द्वारा लिखी गई। एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा नेशन इन मेकिंग किताब लिखी गई। और महात्मा गांधी की जो बुक है वो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये इनकी बहुत प्रसिद्ध बुक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। यानी एक का दो केवल ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी ही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, राजेंद्र प्रसाद की बुक इंडिया डिवाइडेड, दिलीप मुखर्जी की टेररिस्ट, एस.एन. बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो बुक है वो मेक इन इंडिया, और महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। यंग इंडिया भी महात्मा गांधी की है। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रम से सजाइए, यानी कि सबसे पहले कौन सा हुआ, सबसे पहले कौन सा हुआ। ठीक है, पहला है जजिया की समाप्ति, बिल्कुल सही बात। इबादत खाना का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर, दीन इलाही की स्थापना। इसको सही क्रम में आपको लगाना है। सही क्रम में लगाने के लिए आपको सबका सन पता होना चाहिए। सबसे पहले अकबर ने अनेक महान काम किए जिसका क्रम निम्नवत है। अकबर ने 1964 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। कब किया? 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर ये गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर था। उसके बाद अकबर ने क्या किया? इबादत खाना का निर्माण जो है ये 1557 में, एक मिनट रुक जाइए, जजिया कर समाप्त कब हुआ? 1564 में, 1564 में। उसके बाद इबादत खाना का निर्माण कब हुआ? इबादत खाना का निर्माण हुआ 1575 में, 1575 में इबादत खाना का निर्माण हुआ। उसके बाद मजहर पर हस्ताक्षर अकबर ने कब किया? तो ये 1579 में किया। और दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में किया। कब किया? 1582 में किया। तो सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सारे क्रम से ही दिए हुए हैं, यानी कि ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा कि सबसे पहले अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। अकबर ने बहुत सारे अच्छे कार्य किए थे, जैसे जजिया कर को समाप्त करना, सती प्रथा का अंत करना, ये सब जो है अकबर के शासनकाल में हुआ था। उसके अलावा इबादत खाना का निर्माण अकबर ने 1575 में करवाया। मजहर पर महजर पर हस्ताक्षर अकबर ने 1579 में किया, और दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 यानी 1582 में करवाया था। दीन इलाही धर्म को केवल एक ही ने ज्वाइन किया था, उनका नाम महेश दास था, जिसको आप लोग बीरबल के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसे ही थे, एक व्यक्ति थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म को ज्वाइन किया हुआ था। अगला क्वेश्चन, संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी? पतंजलि, भट्टादुजी दीक्षित, पाणिनि या फिर कात्यायन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पाणिनि। अष्टाध्यायी पुस्तक पाणिनि की बहुत ज़्यादा फेमस पुस्तक है, यह व्याकरण ग्रंथ है, और ये मौर्य काल के पूर्व की राजनीति, सामाजिक तथा धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालता है। अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है, और यह पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। कात्यायन और पतंजलि और दीक्षित की अगर कोई भी बुक का नाम आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के 75 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किसी दूसरे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को लेकर आएंगे। आई होप सो वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।